क्या महेश कुमार सुमन जी विधानसभा चुनाव वजीरगंज से 2025 का लड़ेंगे? और पिछले ये 5-6 दशक से बिहार का गिने चुने परिवार इस बिहार पर राज कर रहे हैं। सरपंच रहते जो मैंने जनता के लिए अपने पंचायत में जो व्यवस्था का बदलाव किया, आप मेरे पंचायत में आकर समझ। बिहार में एक पॉलिटिकल गैपिंग बन गया था, पार्टियां बहुत बनी, संगठन 2 बना, एक एनडीए और एक यूपीए। नमस्कार, मैं राहुल रंजन। आपने देखना शुरू कर दिया है राजधानी न्यूज लाइव। हम अभी उपस्थित हैं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा में। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, महेश कुमार सुमन जी। आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचारों को जानते हैं। सर, राजधानी न्यूज में स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी वजीरगंज विधानसभा का न्यूज कवर करने के लिए स्वागत है। सर, चुनावी बिगुल बज गया है, क्या लगता है आपको 25 में नीतीश या फिर कोई और? देखिए, चुनावी बिगुल बज गया है। आज अगर कहा जाए तो अंडर 30 डेज बचा है जी। और इसमें बिहार का भविष्य तय करेगा। आप का जो प्रश्न है कि फिर से नीतीश या कोई और, हम समझते हैं कि जब डेमोक्रेटिक हमारा कंट्री है जी जी तो इसमें सत्ता का स्थानांतरण जी जी और परिवर्तन जरूरी है। दूसरी बात कि सत्ता परिवर्तन माननीय विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, हर क्षेत्र में उनका बदलाव ये भी जरूरी है। इसके बाद आज तक जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि सत्ता कई बार बदली है। हाँ जी। नेता पार्टी बदलते हैं, नेता वही रहते हैं। नेता पार्टी लोग बदलते हैं लेकिन नेता वही रहते हैं। और पिछले ये 5-6 दशक से बिहार का गिने चुने परिवार इस बिहार पर राज कर रहे हैं। एक आदमी जब राज करता है, फिर क्या करता है, जब देखता है कि अब इसका स्थिति खराब हो रहा है तो उनसे सब हट करके और उनको गाली दे करके दूसरे पार्टी में जाकर फिर वहां भी राज वही करते हैं। इस प्रकार से सत्ता बदली है, आम जनों के लिए व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए हम चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो और सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था में परिवर्तन हो। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पेशे से आप शिक्षक हैं, सरपंच भी हैं सुना हूं मैं, तो आप किसकी सरकार, आपको क्या लगता है कि बिहार को आगे कौन लेके जा सकता है? देखिए, जो अभी हम बिहार को जब एवेल्युएशन करते हैं, यहाँ की जो सामाजिक संरचना है, राजनीतिक बनावट है, जो निर्भरता बन गया है, वो एक विडंबना है। जब हम बिहार की बात करते हैं और बिहार के गांवों की बात करते हैं, शहरों की बात करते हैं, सब जगह जो लोगों में एक मनोवृत्ति बनी है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है सर, जाति आधारित राजनीति है और इससे लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। हमारे जाति के लोग हैं या किन्हीं और की जाति के लोग के हैं, वो जब नेता होता है ना तो केवल जाति देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारे जाति के लोग चोर हैं, हमारे जाति के लोग बदमाश हैं, उदंड हैं, व्यभिचारी हैं, दुष्ट हैं। पार्टियां भी नहीं देखती है। बिहार विधानसभा में बैठने वाले 50% से अधिक क्रिमिनल लोग हैं, लेकिन क्रिमिनल देश चला रहा है, राज चला रहा है। और कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों में। जनता में भी अभी अवेयरनेस का अभाव है। बिहार की जनता चुनाव नहीं करता है, वो केवल पार्टी का चुनाव करता है, प्रत्याशी का चुनाव नहीं करता है। और जमीन की बात, जो पार्टी का सुप्रीमो है वो आपके विधानसभा में कुछ करने नहीं आएगा। वजीरगंज विधानसभा की समस्या वजीरगंज के लोग ही निपटा सकता है। इसके लिए नीतीश जी, लालू जी, मोदी जी नहीं आएंगे। यहां होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतने दिनों से बड़े बड़े लोग आते हैं, मोदी जी भी आते हैं, सभी लोग आते हैं,
लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात कभी कोई नहीं करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, बड़ा दुख है, तकलीफ है एज ए टीचर। मैं सरपंच भी हूं, सरपंच का काम है न्याय करना। तो एक छोटे स्तर पर जब हम न्याय करने भी बैठते हैं तो हमको लगता है बहुत अन्याय हो रहा है। अमीरों के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां के शिक्षक पशु गणना नहीं करते हैं, वहां के बच्चे पॉपुलेशन कंसिडर नहीं करते हैं, वहां के बच्चे चुनाव जिताने हराने का काम नहीं करते हैं, बीएलओ का काम नहीं करते हैं। लेकिन गरीबों के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहां के शिक्षक सालों भर चुनाव करवाता है। यह व्यवस्था है और इस पर किसी ने पक्ष और विपक्ष कोई बात नहीं कर रहा है। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग नेताओं को मजबूर करें शिक्षा पर बात करने के लिए। मैं वजीरगंज से हूं, वजीरगंज के हॉस्पिटल में 13 चिकित्सक की जरूरत है, लेकिन वहां 3 डॉक्टर मिलकर के काम कर रहे हैं। 3 डॉक्टर में 1 डॉक्टर चिकित्सा प्रभारी है जिनको व्यवस्था देखना होता है, बच गए 2 डॉक्टर। 2 डॉक्टर में अगर कहीं छुट्टी हो गया तो बचा 1 डॉक्टर। बताइए, अगर कहीं किसी को इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहां कैसे उसका इलाज होगा? इस पर कोई बात नहीं करता, किसी भी पार्टी का लीडर हो। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात सर नहीं होती। तो बिहार के जनता से हम अपील करेंगे कि इन चोर लुटेरों को छोड़ करके जिस भी जाति से आपके बीच प्रत्याशी आता है, आप उसका आचरण को देखें, आप उसके चरित्र को परखें, आप उनकी काबिलियत को देखें, आप उसके अंदर ईमानदारी को देखें, आप ये चेक करें कि शायद ये सिस्टम हैकर तो नहीं है। अगर जमीन पर ही सिस्टम को हैक करके लोगों के लिए आ रहा है तो हो सकता है विधानसभा में भी जाकर पूरा सिस्टम में बेच देगा। ऐसे ऐसे भी प्रत्याशियों का बोलबाला है। जी जी। तो जनता कुछ नहीं चाहिए, चुनाव के समय नोट बढ़ जाता है और बस 2 दिन में वोट हो जाता है, 5 साल जनता टिकाए बैठे रहता है। सर, आपका सवाल लाजमी है, लेकिन हम अभी वर्तमान बिहार का जो भी दशा और दिशा हो, हम वजीरगंज की बात करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे वजीरगंज में व्यवस्था परिवर्तन। बिल्कुल, वजीरगंज की भी बात करेंगे आपसे, लेकिन वजीरगंज की बात करने के पहले एक सवाल और रहेगा आपसे कि कई समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं का थोड़ा बहुत निष्पादन भी हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या भी है वो है पलायन का, माइग्रेशन का, ब्रेन ड्रेन का। तो हमारे जो युवा वर्ग हैं वो बिहार से छोड़ के दिल्ली, मुंबई, मद्रास जाते हैं, इधर बंगाल जाते हैं और वहाँ पे सर गाली बात सुनते हैं। तो इस जो ब्रेन ड्रेन है, माइग्रेशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? किस प्रकार से सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए? आपकी क्या राय रहेगी? सर देखिए, पलायन बिल्कुल रुक जाएगी। हमारे पास जो है ना, जो एजुकेशन का प्रोसेस है वो गलत है। हमारा जब आधारभूत शिक्षा बिहार का स्कूलिंग लेवल पे अच्छा हो जाएगा, हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज हो जाएंगे, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। हमारे बच्चे कोटा क्यों जाते हैं? हमारे बच्चे लंदन क्यों जाते हैं? पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं बच्चे? मैट्रिक पास कराना आपका उद्देश्य नहीं है, केवल प्रमाण पत्र आप बांट रहे हैं। बच्चों में जो एबिलिटी होनी चाहिए मैट्रिक के बाद, वो एबिलिटी बिहार के बच्चों में आज भी प्रायतः 80% कम है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। बिल्कुल, ये 20% बच्चा मेरिट बेस्ड होते हैं जी, और 80% जो बच्चे हमारे विद्यालय में है वो भीड़ है। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन नहीं है। जब हम क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन देंगे, हम टेक्निकल सेक्टर में बच्चे को स्ट्रांग करेंगे, हम लॉयर बनाने के लिए हम जब अच्छे कॉलेज खोलेंगे, जब हम प्रोफेसर बनाने के लिए अच्छे कॉलेज खोलेंगे, फिर हमारे यहाँ पलायन नहीं होगी। जब मजदूर ही पैदा करेंगे हम बिहार के विद्यालय में, पलायन नहीं रुक सकती है, बिल्कुल नहीं रुकेगी। इसलिए कि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है जहां पर हम रोजगार दे सकते हैं। जब तक हम वेल एजुकेटेड लोगों को नहीं बनाएंगे, हर घर के बच्चे को अच्छा काबिल नहीं बनाएंगे, बताए ना, पलायन किसे नहीं कहा जाता? कौन सा स्टेट है जहां पलायन नहीं है? केरल तो सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, क्या वहां पलायन नहीं है? क्या वहां के लोग दुबई में, वहां के लोग रूस में, वहां के लोग ऑस्ट्रेलिया में, वहां के लोग अमेरिका में, ये भी पलायन है। बिल्कुल पलायन है, ब्रेन ड्रेन है, प्रतिभा पलायन। बिल्कुल प्रतिभा का पलायन है।
तो हम कहीं मजदूर का पलायन कर रहे हैं, कहीं प्रतिभा का पलायन कर रहे हैं। जो ज्यादा रुपया कमाने वाले हैं वो अमेरिका में भी रह करके अपने बिहार में बच्चों को अच्छा परवरिश दे रहा है, और हम दिल्ली में भी रहकर, मुंबई में भी रहकर हम बच्चों को टेम्पो चलाने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये विडंबना नहीं है कि हमारे यहाँ पलायन है, विडंबना ये है कि हमारे यहाँ बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं है। और जब तक बेहतर शिक्षा का व्यवस्था नहीं होगा तब तक हम मजदूर पैदा करते रहेंगे और पलायन होते रहेगा। और ये सारे जो विषय आपका है कि हम गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मजदूर बनेंगे तो आपके साथ क्या होगा? सही बात, बिल्कुल। मजदूर जब बनेंगे तो आपको बाबू साहब कहा जाएगा क्या? आपको सर कह के बुलाएगा ईटा ढोने के लिए? आपको वैसा ही कह के करेगा। इसलिए बिहार के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले गार्जियन भी ठीक नहीं है। मैं शिक्षक हूं ना, मुझे पता है कि उनको जितना अवेयरनेस होना चाहिए, जितना समय बच्चों पर देना चाहिए, वो भी नहीं देख रहे हैं। एक तो व्यवस्था खराब, और दूसरे बात हमारे गार्जियनों का लक्षण खराब है। वो चौक चौराहे पर बैठ करके लालू नीतीश का बात कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों का करियर कहां जा रहा है ये ध्यान नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर कहे तो बिहार आज के समय में 1950 में देश में संविधान लागू हुई, आज भी 28वां स्थान पे है। जी। और हमको लगता है कि आने वाला 50 साल और भी ये अगर ना सुधरे तो यही ना सुधरे तो 27वां स्थान नहीं जाएगा, यही स्थिति रहेगी। इसलिए नेताओं के बाद अगर कोई दोषी है तो बिहार की जनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तक जो बात हुई वो बिहार की हुई जी। अब हम जहां से आप आते हैं वजीरगंज विधानसभा, उसकी थोड़ी बात कर लें। यहाँ पर भी रोजगार सृजन का बहुत समस्या है। हम वजीरगंज विधानसभा को देख रहे हैं कि यहाँ पर एरू स्टील प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका शिलान्यास रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था 8 नवंबर 2008 को, जहां तक मुझे डेट याद है। आज लगभग 17-18 साल हो गए, अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है। अगर वो हो जाता तो हमारे जो रोजगार का सृजन की समस्या थी वो कम होती, लोगों को रोजगार मिलता। जिस हिसाब से जो पढ़े लिखे होते वो बच्चों को रोजगार मिलता। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? और एक बात और मैं बोलूं कि अभी गोल्डन चांस था हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी का एमएलए है, केंद्र में भी एनडीए की जो है वो सरकार है, स्टेट में भी एनडीए की है, और इवन की ये जो गया लोकसभा है वहां पर भी एनडीए के ही सांसद हैं। यानी अगर 4 सरकार की बात करें, 4 स्टेट्स जिसको बोला जाए, तो सब जगह बीजेपी की है, एनडीए कह लें हम, है ना? तो इससे अच्छा चांस तो नहीं हो सकता था, तो अब नहीं तो कब? सर देखिए, स्टील प्लांट की जब बात है, वजीरगंज में रोजगार की संभावनाएं अपार है। बिहार में सर एरू स्टील प्लांट का अगर शिलान्यास के बाद उद्घाटन हो जाता, हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता। आप कुर्कीहार और अमेठी में एक खड़ाही स्थान है जो पर्यटक का स्थान हो सकता है। वजीरगंज के अमेठा गांव में पाताल गंगा है जहां जमीन से जल का निकासी होता है। महेर पहाड़, जब पूरे वजीरगंज में 45 डिग्री टेम्परेचर होती है और सारे जगह जल संकट हो जाता है, तो महेर पहाड़ की तराई में सर पानी निकलती है। लेकिन यहां से जो एमएलए चुनकर जाते हैं और जो उनको बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जो लोग हैं जो उनको भेजते हैं, ये गूंगा व्यक्ति थे जो हमारे माननीय विधानसभा, इनका आवाज कभी विधानसभा में किसी ने नहीं सुना वजीरगंज को लेकर के। वजीरगंज में पर्यटक का संभावना है, डेवलप किया जा सकता है, और जब पर्यटन क्षेत्र में हमारा डेवलपमेंट आएगा तो लोग को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे यहाँ मैठा है, हमारे यहाँ महेर पहाड़ है, हमारे यहाँ हसरा का एक पहाड़ है जहां की पत्थर में मोती है, वहां का पत्थर कीमती है सर, और कई बार अखबार के पन्नों में छपा है। महेर पहाड़ और हसरा की पहाड़, कुर्कीहारगढ़ की बात में बताया, हराही स्थान की बात बताया। इसी तरह से मानपुर में जो कोल्हना के पास, मैं आपको रोकता हूँ, कोल्हना के पास भी जो है वो बिरला की सीमेंट की फैक्ट्री, हमने सुना था कि सारी चीजें हो चुकी है, वो भी अगर खुल जाता तो रोजगार मिलता। क्या कहें? वो भी रुक गया है सर। तो यहाँ अब हम नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा सा कई बार दिल में ये होता है, अब शब्द निकल रहा है, लेकिन रोकेंगे हम। ऐसे लोग यहां से चुनकर जाते हैं, माननीय सांसद महोदय मुख्यमंत्री रह चुके बिहार के, और वो स्थानीय हैं, उनको गया के सब क्षेत्र के बारे में जानकारी है, लेकिन आज तक संसद भवन में एरू स्टील प्लांट की बात उन्होंने नहीं कहा। यह शर्मनाक है। एनडीए की सरकार पूरे जिम्मेदार है। वो एरू स्टील प्लांट की अगर बात आती है तो एनडीए की सरकार और मोदी गवर्नमेंट इसमें विफल रहा है, और वो जिम्मेदार है। वजीरगंज की जनता को तो कान पकड़ के एनडीए के लोगों को बाहर करना चाहिए, नेता को यहां से। लेकिन दुर्भाग्य है
कि इतना ठग देने के बाद भी हमारे लोग एनडीए के तरफ जिंदाबाद मुर्दाबाद सारे पद पर एनडीए काबिज है, उसके बाद भी एरुआ स्टील प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा विधायक एनडीए से भाजपा, हमारा सांसद एनडीए से, बिहार में सरकार जी, सेंट्रल में गवर्नमेंट, लेकिन इसके बाद भी एरू स्टील प्लांट का कुछ नहीं होना। और इस पर आवाज नहीं आना। मोदी जी आए थे बोधगया में, लेकिन कोई किसी ने सुना कि एरू स्टील प्लांट की बात हुई? कभी नहीं, नहीं हुआ, कभी नहीं। तो ऐसे ठगा जा रहा वजीरगंज विधानसभा को। वजीरगंज विधानसभा की जनता इस बार जवाब देगी वोट के चोट से। हम लोगों ने मन बनाया है, जो भी स्थिति होगा हम लोग एक समय पर निर्णय लेंगे कि आखिर करना क्या है। बाकी हम लोग एज एक पब्लिक, सरपंच छोड़ दीजिए, जनता, निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं। एक अच्छे प्रत्याशी का चुनाव हम लोग जरूर करेंगे। अच्छा सर, चलते चलते एक सवाल और पूछते हैं। इस क्षेत्र में सोशल मीडिया पर या लोगों के मन में मैंने भी सुना है और पूरी तरीके से ये खबरें वायरल हो रही है कि आप विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। क्या महेश कुमार सुमन जी विधानसभा चुनाव वजीरगंज से 2025 का लड़ेंगे? सर देखिए, मेरे विधानसभा लड़ने की चर्चा हमारे कुछ शुभचिंतक लोगों ने उठाया और हमें प्रेरित करने का भी कार्य किया कई लोग। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं जो हमें भी चाह रहे हैं उस रूप में, विधानसभा के रूप में। लेकिन जो अभी लास्ट टाइम आया है, हमने काफी विचार विमर्श किया और जितना समय अभाव है, कम समय में विधानसभा को टेकिंग करना है, तो इस बार का चुनाव मैदान से हम बाहर हैं। उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए विधानसभा की बात कही, लोगों ने पोस्टर और नाम को वायरल किया। सबकी इच्छा होती है, जब हम भी समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सरपंच रहते जो मैंने जनता के लिए अपने पंचायत में जो व्यवस्था का बदलाव किया, आप मेरे पंचायत में आकर समझ सकते हैं कि एज ए सरपंच हमारी भूमिका क्या रही। जहां तक बना है, मुझे लगता है कि मैंने किसी प्रकार का गलती नहीं किया है। खैर, इंसान है, हो भी जाता है। तो ऐसे जब मैसेज फ्लैश होता है, मैंने एजुकेशन अवेयरनेस का कई कार्यक्रम चला है बड़े स्तर पे, तो लोगों में ये भावना होती है कि पढ़े लिखे लोग बाहर हैं, आगे हैं, और जिनको बोलने नहीं आता है मंच पे, लूट पाट के रुपया पैसा कमा लिया है और विधानसभा लड़ने का जो सपना देख रहे हैं। तो उस दौरान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो महेश कुमार सुमन जैसे लोग को देखते हैं। मैं उनको फिर से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देंगे। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि इस बार का चुनाव मैदान में मेरा कहीं कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं आना है। महेश कुमार सुमन 2025 का चुनाव नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और चलते चलते, अभी तक जो था बिहार विधानसभा, ये बिहार की बात कर लें पूरी, तो दो ही पार्टियां बहुत सारी थी, लेकिन एक तरफ जो थी महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए लड़ती थी। लेकिन इस बार विकल्प आया है जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की। क्या लगता है आपको, क्या लगता है प्रशांत जी जो बोल रहे हैं वो बिहार की जनता भरोसा करेंगे, या आपको उनकी बातों पर क्या लग रहा है? देखिए, बिहार में एक पॉलिटिकल गैपिंग बन गया था, पार्टियां बहुत बनी, संगठन दो बना, एक एनडीए और एक यूपीए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि इन लोग चोरे चोर मौसेरे भाई का खेल खेलने लगा। ठीक है, अगर भाई आप बायलॉज बनाए, पार्टी के लिए एक रणनीति बनाए हैं, आपका एक संविधान है, तो वहां ना जा करके काम करके सत्ता में किसी तरह से कब्जा रखने के लिए लोग गठबंधन कर रहे हैं, सत्ता में साझेदारी। उनको बाकी अपनी सिद्धांत से कोई मतलब नहीं, अपनी अस्तित्व बचानी है, अस्तित्व बचानी है, मलाई खाना है, मलाई। इसलिए इन लोग गठबंधन किया। तो पॉलिटिकल गैपिंग को ढूंढ करके प्रशांत किशोर जी आए और डेमोक्रेसी है, मैं उनका स्वागत करूंगा। दूसरी तरफ है कि उनका अभी तक का जो स्टेटमेंट है बिहार के लिए, वो सब बढ़िया है, हम लोग को अच्छा लगता है। पलायन की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। दूसरी बात है कि निर्भीकता पूर्वक बिहार घूम रहे हैं, तो अपना सुख छोड़ करके, अपना सब कुछ त्याग करके बिहार के जनता के लिए जब वो आगे आए हैं, तो एक बेहतर परिकल्पना है, राजनीतिक परिकल्पना है। बट मैंने पहले आपको कहा कि बिहार थोड़ा सा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ रहा है। तो जैसा ही कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से लोग बाहर आएंगे, निश्चित तौर पर जो बनी बनाई परिपाटी जो बिहार की राजनीति में चल रही है,
उसमें कुछ नया देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है सर, राजधानी न्यूज से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। सर आपका भी बहुत बहुत आभार, और संपूर्ण वजीरगंज विधानवासी के साथ साथ आपके चैनल को बिहार राज्य के कोने कोने से जहां से भी लोग देख रहे हैं, मैं सबको धन्यवाद दूंगा, सबके प्रति आभार जताऊंगा कि आप सब राजधानी न्यूज को इसी तरह से देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी, सरपंच, शिक्षक महेश कुमार सुमन जी, जिन्होंने अपनी बातों को राजधानी न्यूज के सामने रखा है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जी जरूर।